So let us discuss the very first problem. ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि the Fermi level for potassium is 2.1 electron volt. Calculate the velocity of electron at the Fermi level. Now हम लोगों ने अभी इसके लिए जो फॉर्मूला यूज हुआ है ऐसा नहीं, हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन यू नो दिस फॉर्मूला इन अदर वे. इसके पहले जब फर्मी लेवल जैसे इसका नाम नहीं था तब हमको ये फॉर्मूला पता था कि फर्मी लेवल क्या है. फर्मी लेवल पोटेशियम का बोला 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी लेवल है, और जो इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल पे है उसका वेलोसिटी कितना होगा ये पूछ रहा है. सो इन अ वेरी डायरेक्ट वे, फर्मी लेवल मतलब एनर्जी लेवल है, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उतना ही होगा जिस लेवल में इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी भी उतना ही होगा. इफ यू नो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी काइंड ऑफ थिंग, तो और कुछ पोटेंशियल है नहीं, तो जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है वही उसका काइनेटिक एनर्जी है. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर. So we are putting the same energy equal to half mv square, and this v is the velocity. So we calculate velocity using this formula. So there are few things which we need to understand. जब ऐसे कुछ प्रॉब्लम आता है तो देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का कुछ स्टेप बाय स्टेप टेक्निक मैं तुमको बताता हूँ. सारा कुछ प्रॉब्लम में ही दिया रहता है, कहीं हमको बाहर जाना नहीं होता है. So you see here, there are few things we need to notice. One thing is Fermi level, another is potassium, and this is this number, and then velocity, then electron, and at the Fermi level. So ये कुछ पॉइंट हैं जिनको हम लोग अगर नोटिस करें तो हम समझ जाएंगे कि क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है. तो पहले तो चीज हम लोग को ये दिया है कि इलेक्ट्रॉन है, और पोटेशियम का फर्मी लेवल दिया है. कोई इलेक्ट्रॉन है जो एक फर्मी लेवल मतलब उसका एनर्जी होता है, हमको फर्मी लेवल का डेफिनेशन पता है. देन उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी पूछ रहा है, तो जितना दिया है उसी से सवाल सॉल्व होगा ऐसा हमको पहले से पता होता है. देन वी नीड टू थिंक ऑफ कि इफ एनर्जी इज गिवन, वेलोसिटी इज बीइंग आस्क्ड, तो क्या फॉर्मूला होगा. थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अभी ऐसा हो सकता है कि ऐसा लगे कि नहीं, ऐसे सोच के तो नहीं लाया जा सकता, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं. एंड लेटर ऑन इफ यू हैव समथिंग सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन दिस प्रॉब्लम. तो जैसे देखिए, EF इज इक्वल टू हाफ mvf स्क्वायर. EF यहाँ पे सिर्फ इसलिए लगा है, F रिप्रेजेंट फर्मी फंक्शन या फर्मी लेवल. तो EF मतलब फर्मी लेवल का एनर्जी, VF मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द फर्मी लेवल. सो यू पुट इन दिस फॉर्मूला. अब इसको यहाँ पे लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, थोड़ा सा इक्वेशन को रीओरिएंट किए तो बन गया 2EF/2, एंड ये VF स्क्वायर है. इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो स्क्वायर रूट हो गया. दिस इज द फॉर्मूला. एंड नाउ अब देखो कि हमको इसको जब इवेलुएट कर रहे हैं तो यूनिट कैसे इंपॉर्टेंट होता है. कि ये तो देखो किस में दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, और वेलोसिटी पूछ रहा है तो जनरली वेलोसिटी हम लोग किस में बताते हैं, मीटर पर सेकेंड में बताते हैं. तो मीटर पर सेकेंड का के लिए हमको जो एनर्जी है उसको भी जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं. सो फॉर दैट वी हैव टू डू दैट. ये देखो अब इन्होंने कैसे किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 तो 2 हो गया. EF ये है 2.1 EV. अब EV को जूल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये होता है कि इसको अगर हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जूल हो जाएगा. सो यू सी इट हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय 1.6 into 10 to the power minus 19. This is charge of electron. If you multiply it electron volt to this, it will become joule. तो इसका फॉर्मूला ये हो गया जूल पर EV. EV कैंसिल हो जाएगा, it will become joule. And then M is the mass of electron.
since we are talking about electrons, the mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. So जूल पर kg, और इसको जब हम लोग सही करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। फिर इसमें सीधे सीधे वो लगा दिया गया है, मतलब यू कैन यूज दिस स्टेप डायरेक्टली इन योर कैलकुलेटर। तो अपने कैलकुलेटर में सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हो इफ यू हैव अ साइंटिफिक कैलकुलेटर। अदरवाइज तुमको बहुत सारे कैलकुलेशंस पहले भी 10+2 में न्यूमेरिकल करते हैं, तो इट इज ऑब्वियस वी डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, सो यू कैन प्रैक्टिस इट। और थोड़ा सा देखेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा कैसे कैलकुलेशन करना है। सो इट इज गुड इफ सर यू आर मास नॉट। सर मास दिया रहेगा? मास इलेक्ट्रॉन का दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है तो इन योर कैलकुलेटर आल्सो इट हैज a lot of information. So since it is talking about electron, तो mass of electron will be given, ठीक है, तो ये दिया रहेगा, इसके लेके डरने का जरूरत नहीं है। जो भी कांस्टेंट्स जरूरी हैं वो दिए रहेंगे, अगर वो नहीं दिए हैं तो तुम उसको वैसे के वैसे छोड़ सकते हो। मतलब मैं ऐसे मानता हूं मेरे केस में, लेकिन क्योंकि सारे एग्जाम हम लोग के एलएमएस के थ्रू होने वाले हैं, सो व्हेन आई एम डिजाइनिंग द क्वेश्चन आई विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ये सब कुछ कुछ जो कांस्टेंट्स हैं वो दिए रहें। लेकिन ये सब बहुत नॉर्मल नंबर होते हैं, सिंस तुम्हारे शायद ऐसे प्रैक्टिस में ना हो तो भले लगे, नहीं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑल दीज आर वेरी common and almost in every exam if you see they are given in the first page, तो ये दिया रहता है। तो लेकिन हमको ये समझना भी होता है कि दिस इज इट इज टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, सो वी विल बी यूजिंग अबाउट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है इसको ठीक है, तो ये डायरेक्टली इसमें रख दिया गया। यहाँ पे हमको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि व्हेन वी आर पुटिंग इट इन यूनिट्स, अगर हम ईएफ को सिर्फ ईवी में ही रख के छोड़ देते तो हमारा जो नंबर आता है वो कुछ अलग होता और उसका यूनिट अलग होता। क्योंकि अजीत विश्वकर्मा इज ट्राइंग टू ज्वाइन सिंस लॉन्ग, और जब भी मैं उसको एडमिट कर रहा हूँ फिर से वो कैंसिल हो जा रहा है, शायद ही इज इन पुअर नेटवर्क एरिया। ओके, so it's about 37 students are in the class as of now, but this Ajit Vishwakarma is not able to join because of probably some network issue. Okay, so if you see this question, after you know the formula, it is just as simple as it could be. You just put this all in your calculator and you get to the results. So बस कुछ चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं जब भी हम कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कहीं भी देखें, कभी भी देखें, कि उसको उसके लिए हमको फॉर्मूला पता चल जाए क्या क्या दिया है और क्या क्या पूछ रहा है। इफ यू नो दैट you will be able to solve it. So I hope everybody understand how we got velocity of electron at Fermi level. So now I'm moving to the next question. So this is question number 2. Let's read the question first, try to understand what it is saying, what is being asked, and then we will try to look at the solution, how it is being answered. So in a solid, consider the energy level lying 0.01 eV below Fermi level. What was the probability of this level not being occupied by an electron? तो इसमें क्या कह रहे हैं कि कोई सॉलिड है, उसमें कोई एक एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, वो एनर्जी लेवल 0.01 eV फर्मी लेवल के नीचे है। जो भी उसका फर्मी लेवल है उससे इतना नीचे लेवल लाई कर रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि उस लेवल के
ऑक्यूपाई होने की, ना ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? what was the probability of this level not being occupied by electron? तो जो फर्मी फंक्शन है वो क्या देता है, जो हम लोग फर्मी डिराक फंक्शन लिखे हैं वो देता है कि कोई भी लेवल के ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी वो देता है। ना ऑक्यूपाई होने का प्रोबेबिलिटी अगर हमको चाहिए तो क्या करेंगे, उसको एक में से घटा देंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑक्यूपाई होने का कुछ है तो ना ऑक्यूपाई होने का 1 माइनस जो कुछ है वो हो जाएगा। तो ये लॉजिक अगर हमको समझ में आ रहा है, देन वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये हम लोगों ने, ये सेम लॉजिक हम लोगों ने जो पहले दो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उसमें भी एक जगह यूज किया है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे सॉल्व किया गया। तो फर्स्ट थिंग इज द एनर्जी डिफरेंस कितना है, EF माइनस ई। ये बोला कि फर्मी लेवल के इतना एनर्जी नीचे वो एनर्जी लेवल लाई करता है। तो EF में से लेवल ऑफ एनर्जी लेवल, जो जिस एनर्जी लेवल के हम लोग बात कर रहे हैं, माने कि उसका एनर्जी E है। तो EF माइनस ई इज 0.01 EV, दिस इज गिवन। तो उसको हम लोगों ने एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया कि जिस एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं वो 0.01 EV फर्मी लेवल से नीचे है। तो हमने माना कि उस एनर्जी लेवल का एनर्जी E है, एंड EF माइनस ई करेंगे तो 0.01 EV आएगा। ठीक है। देन एक चीज इन्होंने डायरेक्टली यूज किया हुआ है कि थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर। अब इन्होंने क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं था, बट ये रूम टेम्परेचर का बात नहीं कर रहे थे। तो सिंस इट इज नॉट गिवन, इट हैज बीन टेकन केयर ऑफ दैट। तो इन्होंने क्या किया, रूम टेम्परेचर, क्योंकि ये जो फार्मूला है इसमें देखो EF माइनस ई तो आएगा, साथ में KT आएगा। KT क्या होता है, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। So since in numerical they are not talking about anything, so we considered it at room temperature. K is the Boltzmann constant. तो नॉर्मली अगर तुमको ये सवाल पूछा जाए तो KT का वैल्यू डायरेक्टली दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि K का नंबर अगर तुमको पता नहीं है, T भी दिया नहीं है, तो इट विल बी ए डिफिकल्ट थिंग। सो आइडियली द KT शुड बी गिवन। तो अगर मैं तुमको ये सवाल पूछूंगा तो तुमको मैं KT का वैल्यू दूंगा पहले से कि KT is equal to 0.026. So it comes from K और T रूम टेम्परेचर माना गया, इसको कैलकुलेट किया गया। K कांस्टेंट है और उसको EV में कन्वर्ट किया गया है। तो अगर हमको KT का वैल्यू पता है, देन इट इज नॉट डिफिकल्ट टू गेट टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और दूसरी चीज है कि जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं तो बेसिकली हम लोग अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको प्रैक्टिस करते हैं, अप्लाई करते हैं। सो इट इज नॉट दैट यू नीड टू नो द नंबर्स। ऐसे कोई नंबर रट के रखे, कोई कांस्टेंट का वैल्यू याद नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, प्रॉब्लम क्या पूछा जा रहा है उसको हम समझ पाए और फिर हम उसको प्रॉपर फार्मूला लगा के सॉल्व कर पाए। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव व्हेन वी आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो एनर्जी डिफरेंस कैसे आया ये हमको पता चल गया। ये जो लिखा था उसी को हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। देन KT का वैल्यू लिख लिया, क्योंकि हमको पता है कि इसकी जरूरत पड़ेगा। अब हमको ये फर्मी डिराक फंक्शन है, फर्मी डिराक फंक्शन या फी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी लेवल E ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय Fe। ऑक्युपाई होने का प्रोबेबिलिटी यहां से आता है, इट इज इक्वल टू 1/1 plus e to the power minus EF minus E by KT. This is the formula. Now EF minus E हमको पता है कितना है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। KT हमको पता है कितना है, 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So now you just put these values, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेम यूनिट में ही इसको रखना है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किस लिए किया कि e to the power है, e to मींस एक्सपोनेंशियल है। तो इसमें जो फैक्टर है इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं होगा तो E का एक्सपेंशन तुम लोगों ने मैथमेटिक्स में सीखा होगा, E इज इक्वल टू, अगर वो सीरीज जैसे बनता है। सो इफ यू थिंक दिस इज अ काइंड ऑफ सीरीज, सो यू कैन नॉट हैव एन समथिंग व्हिच हैज एन यूनिट हियर। तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी होना चाहिए,
इसीलिए हम लोग फिजिक्स में सबसे पहले शुरू करते हैं तो यूनिट डायमेंशंस का बात करते हैं। यूनिट डायमेंशन से बहुत सारे सवाल ऐसे ही समझे जा सकते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। So similarly, you see, this is in EV, this is in EV, and then this thing will cancel out. It will have a number. So 1 upon 1 plus e to the power minus 0.3846. ऐसा नंबर आया. This is, you can get it using just a calculator. Now you put this thing in calculator directly. That is why you need scientific calculator. I received a lot of queries from students जो लोग पूछ रहे थे क्या कैलकुलेटर खरीदना चाहिए, कौन सा कैलकुलेटर खरीदना चाहिए। तो जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसमें ये सारे फंक्शंस you already have this kind of functions. So you can solve equation, you can solve matrix, and you can do a lot of things. So maybe in physics we don't need that खरीद much, लिए but हैं पर कैसे सॉल्व करें? सर खरीद लिए पर सॉल्व नहीं करना आ रहा है। अगर आपके पास कोई यूट्यूब की वीडियो की लिंक है तो भेज दीजिए। ओके ओके ठीक है समझ गया। तो ऐसा होता है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर्स को थोड़ा सीखना पड़ता है, उसको कैसे यूज करें। आई विल टेल यू वन डे, या मैं कुछ मुझे कुछ वीडियो मिलेगा डेमो तो मैं तुमको भेजूंगा। ऐसा होता है कि मेरा एक बार मैं एमएससी में था तो एक बच्चा मेरा साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके गया, बॉटनी का था वो, एंड ही वाज डूइंग सम फ्रैक्शन, एंड जैसे दो 2/3 लिखा है तो उसमें 2/3 लिख के आ जा रहा है। तो उसने बोला कि तुम्हारा कैलकुलेटर खराब है, इसमें तो कुछ नंबर ही नहीं आता है। तो लेटर ऑन मैं उसको बताया कि नहीं ऐसे करते तो चलेगा। तो वी हैव टू लर्न इट, एंड इट इज वेरी इजी फॉर यू गाइस। तुम लोग टेक्निकल फील्ड में हो और यू आर स्मार्ट पीपल, सो यू विल बी एबल टू लर्न इट वेरी सून। थोड़ा सा कुछ हेल्प चाहिए होगा, आई विल सेंड यू सम डेमो काइंड ऑफ थिंग। Still, if you have any problem, then also you can ask. ठीक है, तो ये आ गया। अब हमको अगर ये कैलकुलेटर में रखना आता है, ये लॉजिक समझ में आ गया, then it is too simple to get to the number. Now you got this number. तो नाउ ये नंबर क्या बताता है? ये प्रोबेबिलिटी दे रहा है कि फर्मी कोई भी एनर्जी लेवल है जिसका एनर्जी ई है, उसको उसमें इलेक्ट्रॉन occupied है, means it is occupied by an electron is given by this function. This function gives probability for an electron for an energy level to be occupied by electron. But क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? यही सब चीजें हमको ध्यान रखनी होती है। जब हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, कि ऐसा ना हो कि हमने यहाँ पे किया और रुक गए, तो हमने मतलब हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसे कई बार तुम सोचो तो कई बार ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें इस तरह से क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है और बच्चे जल्दी से पढ़ते नहीं है और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो चाहे ये तुम्हारा इंजीनियरिंग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे तुम इंजीनियरिंग करने के बाद सिविल सर्विसेज का तैयारी करना चाहते हो, तो वो सब जगह हमको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। एक बार में अगर नहीं समझें तो 2 बार पढ़ें, और ऐसी छोटी मिस्टेक ना करें। मतलब तुम पूरा कंसेप्ट समझ गए, उसके बाद जस्ट तुमने वो 1 माइनस नहीं किया, फॉर दैट यू लॉस्ट ऑल द मार्क्स। सो यही सब चीजें हमको सीखनी होती हैं, यही सब चीजें हमको प्रैक्टिस करनी होती कि हम क्वेश्चन को पढ़ें तो फिर उसको अच्छे से समझें कि इसमें क्या क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है। वी शुड बी श्योर अबाउट इट कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। सो बेसिकली it is they are asking that what was the probability of this level not being occupied by an electron. So this is the probability of being occupied. So not being occupied means 1 minus Fe. So it is 1 minus this, so it becomes 0.405. This is the probability for electron for this energy level which is lying 0.01 electron volt below Fermi level. It's not occupied by electron. कोई एनर्जी लेवल है सॉलिड का जो उसके फर्मी लेवल से 0.01 eV नीचे है, वो उसके इलेक्ट्रॉन द्वारा ऑक्युपाई ना होने का प्रोबेबिलिटी हमको मिल गया 0.405। अगर हम इसको परसेंटेज में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं 40.5 उसका प्रोबेबिलिटी है ऑक्युपाई ना होने का।
ठीक है, आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस हाउ वी कैन। तो ये जो बेसिक इसका लॉजिक है क्वेश्चन को ब्रेक करने का, कि हम क्वेश्चन को कैसे ब्रेक कर रहे हैं, कैसे उसकी लैंग्वेज को इक्वेशंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यही चीज हमको बेसिकली सीखना होता है। दो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि पहले क्वेश्चन में, सबसे पहले जब हम क्वेश्चन पढ़ें तो ये देखें कि क्वेश्चन में क्या दिया है और फिर क्या पूछा जा रहा है। ये दोनों चीजें जब क्लियर हो जाएंगी तब हम लोग को ऐसा समझना है कि हम जो दिया है उससे और जो पूछा जा रहा है उसके बीच में रिलेशन के लिए क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है। देन यू यूज दैट फॉर्मूला। फॉर्मूला जब यूज करें तब हम इस बात का ध्यान रखें कि हम जो जो नंबर दे रहे हैं, जो चीजें जो जिनकी वैल्यू दे रहे हैं, उनकी यूनिट तो गलत नहीं कर रहे हैं। अगर हमने यूनिट गलत कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हमारा नंबर गलत आएगा। सो इट मीन्स these are three factors. If we keep this in mind, you will be able to answer any numerical problem. Numerical problems are not difficult. They are just, they need bit more attention. थोड़ा सा अप्लीकेशन होता है। हमने जैसे ये पहले फॉर्मूला तो पढ़ा था, लेकिन इसके पीछे के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम लोग बेहतर तरीके से अभी समझ पा रहे हैं जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। Okay, so now we can move to the next problem. Next problem is this one. अब इसको पहले हम इसको पढ़ते हैं कि calculate the probabilities for an electronic state to be occupied at 20 degrees centigrade if the energy of these states lies 0.11 electron volt above and 0.11 electron volt below the Fermi level. इस बार क्या है, टेम्परेचर पहले से दे रखा है हम लोगों को, तो ऐसे हम लोग सोचे 20 डिग्री बेसिकली है ये रूम टेम्परेचर ही। रूम टेम्परेचर हम लोग ऐसे जनरली 20-25 बोलते हैं। सो इट इज जस्ट अ नंबर। सो दिस टाइम दिस नंबर इज ऑलरेडी गिवन एंड प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इस बार इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के ऑक्यूपाई होने का। तो ना ऑक्यूपाई होने वाला इसमें प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली द फॉर्मूला, यू यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला एंड यू विल गेट टू द रिजल्ट। इस बार दो एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं ये, एक फर्मी लेवल के ऊपर है, एक फर्मी लेवल के नीचे है। तो दोनों के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी हमको कैलकुलेट करना है। तो तुम देखोगे जो फर्मी लेवल के ऊपर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी नॉर्मली कम आनी चाहिए, क्योंकि फर्मी लेवल के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम जाते हैं, मतलब फर्मी लेवल के नीचे तक सब भरा होता है। बट व्हेन यू हैव अ जीरो टेम्परेचर, जब जीरो नहीं कुछ रूम टेम्परेचर है, तो तब क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल के नीचे के इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्मी लेवल के ऊपर चले जाते हैं। तो इन जनरल ऑक्यूपाई होने का प्रोबेबिलिटी जो ऊपर है उसका कम होना चाहिए, जो नीचे है उसका ज्यादा होना चाहिए। इफ यू रिमेम्बर, इफ यू थिंक दिस, यू कैन सी लास्ट प्रॉब्लम। जैसे हम लोगों ने लास्ट प्रॉब्लम देखा है, तो ये क्या है, लेवल बिलो फर्मी लेवल है। बिलो फर्मी लेवल है तो उसके ऑक्यूपाई होने का प्रोबेबिलिटी 59% है, ना ऑक्यूपाई होने का 40%। रूम टेम्परेचर का बात हो रहा है, इसलिए अगर ये 0 केल्विन टेम्परेचर होता, सोचो तो क्या हो जाता, T is 0, so this is 0, and if you divide anything by 0, so this will become 0, anything by 0 becomes infinity, e to the power minus infinity will become 0, so 1 by 1 will be 1, तो ऑक्यूपाई होने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1। अगर 0 केल्विन टेम्परेचर होता तो नीचे की सारी स्टेट्स भरी होती हैं, ये हमको थ्योरी से ही पता है। तो अगर T की जगह पे हम 0 रख देंगे तो क्या होगा, ये 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ना ऑक्यूपाई होने का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। सो दिस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर बात करें, रूम टेम्परेचर जब हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहे हैं, तो सेंटीग्रेड और केल्विन में कितना डिफरेंस होता है, 273। तो
इफ यू से 27 डिग्री टेम्परेचर है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। So this is how we need to understand this. ये सब बेसिक चीजों को हम समझते रहे कि डिग्री सेंटीग्रेड में क्या डिफरेंस होता है, ये सब अगर हमको पता है। अगर मैं बोलूं 0 सेंटीग्रेड, तो 0 सेंटीग्रेड इज नॉट 0 केल्विन, ठीक है। So when we are talking about कि फर्मी लेवल जीरो पे, जीरो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो फर्मी लेवल का डिफिनेशन पढ़ते हैं, वो 0 केल्विन की बात करता है। ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, दो एनर्जी लेवल की बात कर रहा है। टेम्परेचर इन्होंने 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। सो वी कैन कैलकुलेट KT फॉर दैट। KT मतलब K is the Boltzmann constant, T 20 degree centigrade. If you convert it into, ठीक है। तो इसमें क्या किया, अगर हमको KT का वैल्यू पता, जैसे हम लोगों ने पहले देखो कि KT यहाँ पे लिखा KT, go back to this, KT is 0.26 electron volts. So रूम टेम्परेचर के लिए कैलकुलेट किया गया है। ऐसे ही हम इसमें बोले कि KT हमको KT, we have some number for KT. Then E minus EF for level below will be a negative number, and for below for above it will be a positive number. So you just see कैसे इसको रखा गया। यहाँ पे इन लोगों ने ऐसे दिखा दिया है कि ऐसे रख रहे हैं, this will be 0.11 EV by KT, और KT का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो ये नंबर it comes like this. So this is 0.0126, and for probability occupying an energy level below the Fermi level, here this number will be negative, the same number. You see this, because the difference is same, 0.01. So this will be a negative number. Then when we solve it, you get this thing. So this is also obvious कि जो एनर्जी लेवल बिलो फर्मी लेवल के है उसके ऑक्यूपाई होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। सो इट हैज 0.987, और ऊपर जो है वो ऑक्यूपाई होने का प्रोबेबिलिटी कम होता है, सो इट इज 0.0126। सो दिस इज हाउ वी यूज दिस ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी, और ये फंक्शन ऐसे हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो सर, हाँ बोलो। सर ये से प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी हम लोग अबव के लिए निकालें। हाँ सर उसको अगर 1 में से माइनस कर देंगे तो भी तो बिलो वाला आ जाएगा। हाँ, ये तुम सही कह रहे हो, ये ऐसे आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया था पहले, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया था, तो सेम थिंग की एनर्जी लेवल उसमें नंबर दिया ही नहीं था, ये बोला था कि सेम लेवल का ऊपर और नीचे में यही रिलेशन होता है। सो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यही हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बट दिस नंबर, इफ दिस नंबर इज सेम, अगर बिलो का कुछ अलग होता है, नीचे का कुछ और अलग होता है, तो कुछ अलग हो जाता है। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। वी हैव सॉल्व वन प्रॉब्लम प्रीवियसली जहां पे ये सेम कंसेप्ट यूज हुआ था। तो इफ शायद इसमें से अगर 1 में से ये घटाएंगे तो यू विल गेट सिमिलर नंबर। सो वी विल लुक एट दैट प्रॉब्लम। अगर हम लोग अभी टाइम मिलेगा तो हम लोग अभी इसको देखेंगे। So let us go quickly discuss this fourth problem also. Fourth problem क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि evaluate the Fermi function for energy KT above the Fermi energy. एनर्जी लोग इस बार बोल रहे हैं एनर्जी इज KT। एनर्जी दिया हुआ है कि कोई एनर्जी लेवल है जो फर्मी एनर्जी से KT एनर्जी ऊपर है, उसके लिए फर्मी फंक्शन इवेलुएट करो। तो फर्मी फंक्शन इसमें देखो क्या क्या दिया है। फर्मी फंक्शन मांग रहा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का ये वैल्यू होता है केल्विन टेम्परेचर T इज इक्वल टू 300 केल्विन। ऐसे अब इसकी बात की जरूरत वैसे है नहीं हमको, क्योंकि यहाँ पे KT दिया हुआ है, तो यू डोंट नीड दिस नंबर्स। फॉर्मूला इज दिस, Fe is equal to 1 upon 1 plus e to the power e minus EF by KT. So you know
फर्मी लेवल फर्मी एनर्जी से केटी ऊपर है, तो ई माइनस ई एफ कितना हो जाएगा, केटी हो जाएगा. सो दिस विल बी केटी. ई माइनस ई एफ इज इक्वल टू केटी, देन केटी बाई केटी विल बी 1. दिस विल बिकम 1 अपॉन 1 प्लस ई, और ई का वैल्यू होता है 2.78. You can use it indirectly in calculator and you will get this number. So it is very simple. इसमें कोई नंबर भी नहीं आया, and this is a numerical problem. इसमें just हमको E minus EF is equal to KT दिया हुआ है. यही चीज इसमें हमको समझनी है जब हम इसको पढ़ें. So it is E minus EF is equal to KT. This thing, if you can understand by you reading this, then it will be so simple. You just don't need this thing. ये जो K का वैल्यू, T का वैल्यू लिख रहे हैं, इसकी कोई वैल्यू हमको जरूरत नहीं है. So up to this we discussed this four problems, और ये 4 प्रॉब्लम पढ़ने के बाद हमको ये ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी का आइडिया हो गया. Now let us quickly see what Harsh says. हर्ष कह रहा है कि जब ऑक्यूपाई होने का और ना ऑक्यूपाई होने का एक चीज है यहाँ पे कि जो न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया था, लेट अस गो बैक एट द न्यूमेरिकल, उसमें थोड़ा सा टेक्निकली डिफरेंट है, और डिफरेंस ये है this is the problem. You see, if system of particles over Fermi-Dirac distribution, so the probability of vacancy of energy level delta E above the Fermi level is same as probability of occupancy. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फर्मी लेवल से डेल्टा ई एनर्जी ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ वैकेंसी और दूसरा जो लेवल है जो बेलो है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी दोनों बराबर होगा. अब जो हम लोग यहाँ न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसमें ऑक्यूपेंसी वैकेंसी का बात नहीं कर रहा है. इफ आई गो टू दैट न्यूमेरिकल, यू सी, इसमें क्या कह रहा है, दोनों बार ऑक्यूपेंसी ही पूछ रहा है कि कोई एनर्जी लेवल जो नीचे है जो ऊपर है उसकी ऑक्यूपेंसी क्या होगी. लेकिन एक चीज हम लोग समझ सकते हैं, अगर हमको इसकी इस लेवल की जो फर्मी लेवल से 0.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी एनर्जी लेवल से ऊपर है, उसकी अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी पता चल गया तो इसके नीचे उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ वैकेंसी इसके बराबर ही होगा. ठीक है. So this will be equal to that. In that sense क्या होगा कि ये नंबर इसके ऑक्यूपेंसी वैकेंसी के बराबर है एंड ये इसकी वैकेंसी के बराबर है. तो इफ यू सी इन दोनों को हम ऐड करें तो इट विल बी 1. So the concept what we have discussed in that question can be applied here. लेकिन यहाँ पे वैकेंसी का बात नहीं कर रहे हैं, ये दोनों में ऑक्यूपेंसी निकाल रहे हैं. हम लोग ये निकाले थे, अगर यहीं पे निकाल के रुक जाते, हम कहते हैं कि अब हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी फॉर एनर्जी लेवल ऑफ दिस इज दिस मच, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ वैकेंसी ऑफ एनर्जी लेवल बिलो दिस एनर्जी विल बी सेम. तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ वैकेंसी पता चल गया वहां पे, तो ऑक्यूपेंसी निकालना है तो हम उसको 1 माइनस करेंगे and you will get this same number. So Harsh is absolutely right. Without doing calculation again here, we can use that concept to get that number. You can get this number directly. Okay. So today we discussed 4 problems based on Fermi function, Fermi-Dirac distribution function, probability of occupancy, whatever you call it. We used this idea to solve 4 numerical problems. अभी यहाँ पर भी किसी को कुछ कंफ्यूजन है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. इस तरह से हम लोग ऑफिशियली फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेकेंड यूनिट. तो अभी किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग पूछ सकते हैं. वी हैव अबाउट 10 minutes इन आवर क्लास. इसके बाद फिर मेरा दूसरा क्लास है, तुम लोग का भी दूसरा क्लासेस होगा.